दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया और ईरान आज जिस देश को नए नजरिए से देख रही हैं, वो है इंडिया। ये वही भारत है जिसे कभी सॉफ्ट स्टेट कहा जाता था, जो हर मसले पर बातचीत और कूटनीति के रास्ते को ही चुनता था। लेकिन 2026 का भारत अब बदल चुका है। अब ये देश सिर्फ मीठी बातें नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर खामोशी से ऐसे फैसले लेता है जिनकी गूंज सरहदों के पार तक सुनाई देती है। आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि इसके एक फैसले से छोटे बड़े कई देशों के बाजार हिल जाते हैं। और इसी बदलते भारत की ताकत को सबसे करीब से महसूस किया है उसके पड़ोसी नेपाल ने, एक ऐसा देश जिसे भारत हमेशा अपने परिवार का हिस्सा मानता आया है। नेपाल, जो हिमालय की गोद में बसा एक शांत और खूबसूरत देश है, भारत के साथ सिर्फ सीमाएं ही नहीं बल्कि सदियों पुराने रिश्ते भी साझा करता है। रोटी बेटी का रिश्ता, खुली सीमाएं, सांस्कृतिक समानताएं, इन सब ने दोनों देशों को एक दूसरे के बेहद करीब रखा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नेपाल की नई सत्ता ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भारत के खिलाफ एक अलग ही रुख अपनाना शुरू कर दिया। नेपाल की सरकार ने, जो इस वक्त बुलंद शाह के नेतृत्व में बताई जा रही है, राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिन्होंने दोनों देशों के रिश्तों में खटास घोल दी। नेपाल ने अचानक भारत से आने वाले सामानों पर सख्त पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। सीमा पर 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर भारी टैक्स लगाया गया। सोचिए, जो देश दशकों से बिना किसी रुकावट के व्यापार करता आया हो, वहां अचानक इतने सख्त नियम लागू कर दिए जाएं तो इसका असर कितना बड़ा होगा। इतना ही नहीं, नेपाल की सड़कों पर भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को भी निशाना बनाया जाने लगा। छोटी छोटी बातों पर भारी जुर्माने ठोके जाने लगे। ये सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि एक साफ संदेश था, नेपाल अब अपने तेवर बदल चुका है। नेपाल को शायद लगा कि भारत हमेशा की तरह इस बार भी चुपचाप सब सह लेगा, लेकिन उसने एक बात भूल कर दी। ये 2026 का भारत है। यहां जवाब दिया जाता है, लेकिन शोर मचाकर नहीं, बल्कि रणनीति से। भारत ने न तो कोई बड़ा बयान दिया, न ही कोई आक्रामक प्रतिक्रिया दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा कदम तैयार किया गया जिसने नेपाल की अर्थव्यवस्था की नींव तक हिला दी। यह लड़ाई बंदूकों या मिसाइलों की नहीं थी। ये एक इकोनॉमिक वॉर था। टैरिफ, नियम और गुणवत्ता के नाम पर लड़ा जाने वाला युद्ध। भारत ने सीधा वार वहां किया जहां नेपाल सबसे ज्यादा कमजोर है, उसके चाय उद्योग पर। नेपाल की अर्थव्यवस्था में चाय का बहुत बड़ा योगदान है। खासकर झापा और इलाम जैसे इलाकों में हजारों परिवार सिर्फ चाय की खेती पर निर्भर हैं। और इस चाय का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? भारत। भारत ने 1 मई 2026 से लागू होने वाले नए नियमों का ऐलान किया। इन नियमों के तहत अब नेपाल से आने वाली हर खेप की सख्त जांच होगी। पहले जहां चाय आसानी से भारतीय बाजार में पहुंच जाती थी, अब उसे कड़े लैब टेस्ट से गुजरना होगा। और ये कोई साधारण टेस्ट नहीं है। ये जांच नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी NABL से मान्यता प्राप्त लैब्स में होगी। इस फैसले ने नेपाल के चाय कारोबारियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। अब हर ट्रक, हर बोरी और हर खेप को 15 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। सोचिए, जो सामान पहले कुछ घंटों में बॉर्डर पार कर जाता था, अब उसे हफ्तों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। चाय कोई लोहे या मशीन का सामान नहीं है जो सालों तक खराब ना हो। ये एक नाजुक उत्पाद है जिसकी क्वालिटी समय के साथ गिरती जाती है। नेपाल के पास इतने बड़े स्तर पर स्टोरेज की सुविधा भी नहीं है कि वह इतने लंबे समय तक अपनी चाय को सुरक्षित रख सके। नतीजा साफ है, या तो चाय खराब हो जाएगी या फिर उसकी लागत इतनी बढ़ जाएगी कि बाजार में कोई उसे खरीदेगा ही नहीं। यह एक ऐसा आर्थिक जाल है जिसमें नेपाल खुद फंस चुका है। नेपाल के चाय कारोबारियों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लाखों रुपए की फसल अब बॉर्डर पर अटक सकती है। अगर लैब टेस्ट में चाय फेल हो गई तो पूरी खेप को या तो वापस भेजना पड़ेगा या नष्ट करना होगा। इसका मतलब है करोड़ों का नुकसान। और यह नुकसान सिर्फ व्यापारियों का नहीं होगा, बल्कि उन किसानों का भी होगा जो साल भर मेहनत करके यह फसल तैयार करते हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने यह कदम सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं उठाया, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति भी छिपी है। लंबे समय से यह शिकायत सामने आ रही थी कि नेपाल की सस्ती चाय को भारत में लाकर मशहूर दार्जिलिंग टी के साथ मिलाकर बेचा जा रहा है। इससे दार्जिलिंग चाय की साख को भारी नुकसान हो रहा था। यह चाय सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान के लिए जानी जाती है। दार्जिलिंग चाय को GI टैग मिला हुआ है, जो इसकी शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है। लेकिन नेपाल की चाय के मिलावट से यह ब्रांड खतरे में पड़ गया था। भारत के नए नियमों ने इस खेल को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर ली है। अब कोई भी घटिया या मिलावटी चाय भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह फैसला,
जहां एक तरफ भारतीय किसानों और बागान मालिकों के लिए राहत लेकर आया है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर स्थिति में है। उसका बड़ा हिस्सा टूरिज्म और एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है। ऐसे में चाय जैसे बड़े सेक्टर पर लगा यह झटका उसे अंदर तक हिला सकता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय हो सकती है। नेपाल के चाय बागानों में इस वक्त जो माहौल है, उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। इलाम और झापा की हरियाली के बीच फैले उन चाय के खेतों में अब सन्नाटा है। जहां कभी मजदूरों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब चिंता और अनिश्चितता का माहौल छाया हुआ है। हर किसान के चेहरे पर एक ही सवाल है, अगर भारत ने अपने नियम नहीं बदले तो हमारी मेहनत का क्या होगा? नेपाल की सरकार ने जब भारत के खिलाफ ये सख्त कदम उठाए थे, तब शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि इसका जवाब इतना गहरा और असरदार होगा। ये कोई सीधी टक्कर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दांव था जिसे समझने में ही नेपाल को वक्त लग गया। भारत ने न तो सीमा बंद की, न ही कोई सार्वजनिक चेतावनी दी। उसने सिर्फ नियम बदले, लेकिन वही नियम अब नेपाल की सांसें रोक रहे हैं। नेपाल के व्यापारी संगठनों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। नीपल चेंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापारिक संस्थाएं लगातार सरकार पर दबाव बना रही हैं कि भारत के साथ रिश्तों को तुरंत सुधारा जाए। उनका साफ कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो नेपाल का चाय उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। हजारों करोड़ का व्यापार दांव पर लगा है और लाखों लोगों की रोजी रोटी खतरे में है। असल में यह सिर्फ चाय की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जो दशकों में बना था और अब दरकता हुआ नजर आ रहा है। भारत और नेपाल के बीच हमेशा से खुली सीमाएं रही हैं। लोग बिना वीजा के आते जाते रहे हैं। व्यापार बिना बड़ी रुकावटों के चलता रहा है। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में दरार आ गई है। नेपाल के भीतर भी इस फैसले को लेकर विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। आम जनता जो पहले ही महंगाई और टैक्स के बोझ से परेशान थी, अब और ज्यादा दबाव महसूस कर रही है। बाजारों में कीमतें बढ़ रही हैं, व्यापार ठप हो रहा है और रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। लोग अब खुलकर सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत से टकराव मोल लेना सही फैसला था? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो नेपाल की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है, जहां आर्थिक संकट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। विदेशी मुद्रा की कमी, बढ़ती महंगाई और घटता व्यापार, ये सब संकेत नेपाल के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। नेपाल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास विकल्प बहुत सीमित हैं। चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन हकीकत यह है कि चाइना खुद दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। वह नेपाल की चाय क्यों खरीदेगा? और अगर खरीदे भी तो क्या वह उतनी कीमत देगा जितनी भारत देता था? जवाब साफ है, नहीं। दूसरी तरफ भारत के लिए यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी है। यह दिखाने का तरीका है कि अब भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत को पूरी तरह समझता है और उसका इस्तेमाल करना भी जानता है। यह नया भारत है जो सीधे टकराव से बचता है, लेकिन जब बात अपने हितों की आती है तो बेहद सटीक और प्रभावी कदम उठाता है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि यह फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। 1 मई 2026 से लागू होने वाले ये नियम अब स्थायी रूप से लागू रहेंगे, यानी गेंद अब पूरी तरह नेपाल के पाले में है। अगर नेपाल अपने फैसलों पर अड़ा रहता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। एक तरफ उनकी राष्ट्रवादी छवि है जिसे बनाए रखना उनके लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था है जो धीरे धीरे दबाव में आ रही है। अगर उन्होंने पीछे कदम नहीं खींचे तो यह संकट और गहरा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा सच भी सामने रखा है। यहां भावनाओं की नहीं बल्कि हितों की बात होती है। दोस्ती, रिश्ते और इतिहास अपनी जगह हैं, लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हितों की आती है तो हर देश अपने फायदे को सबसे ऊपर रखता है। नेपाल के चाय बागानों में काम करने वाले हजारों मजदूर अब अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें काम से हाथ धोना पड़ सकता है। उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके घर का खर्च, सब कुछ इस एक फैसले पर टिका हुआ है। भारत की यह रणनीति एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखी जा रही है। बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी युद्ध के, उसने अपने पड़ोसी देश को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने की ताकत दिखा दी है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केस स्टडी के तौर पर देखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेपाल समय रहते अपनी गलती सुधार पाएगा
क्या वह भारत के साथ अपने रिश्तों को फिर से पटरी पर ला पाएगा, या फिर यह जिद उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापसी मुश्किल हो जाएगी?